हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एग्जीक्यूशन प्रोसेस के बारे में। बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी 2 फेज़ कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ इनिशिएशन फेज़ एंड प्लानिंग फेज़। आज मैं आपसे एग्जीक्यूशन फेज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसके बाद एक लास्ट आपका बचेगा टर्मिनेशन फेज़, क्लियर है, या क्लोजिंग फेज़। तो जल्दी से हम एग्जीक्यूशन फेज़ की ओर शुरू होते हैं। एग्जीक्यूशन फेज़ को हम बेसिकली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज़ भी कहते हैं। जो भी हमने प्लानिंग की हुई थी लास्ट फेज़ में, उस प्लानिंग को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है और एग्जीक्यूट कराने के बाद हमें ये भी एनालिसिस करनी होती है कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो दिस इज़ द थर्ड फेज़ ऑफ अ पीरियड लाइफ साइकिल। हेयर वर्क डन अकॉर्डिंग टू प्लान, जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्क कराना होता है। आफ्टर दैट वर्क मॉनिटर एंड द रिजल्ट फीडबैक टू प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर पर्सन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। यानी हमने जो प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो हम प्रोजेक्ट मैनेजर को बताते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है और वो हमें बताता है कि प्रोजेक्ट हमारा प्लानिंग के हिसाब से जा रहा है या नहीं। तो मैंने इसको ग्राफ के थ्रू दिखाया है कि आपने प्लान किया, प्लान करने के बाद आपने जो एग्जीक्यूट किया, जो प्लान्ड प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसको मॉनिटर किया। मॉनिटर करने का मतलब है, सपोज़ अगर आप ओवरब्रिज बना रहे हो तो आपने जो भी प्लानिंग की हुई थी उसको जब आप एग्जीक्यूट किए तो आप ये देखोगे कि जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ था, जितना हमने सोचा था उतना ही यूज़ हो रहा है। टाइम ड्यूरेशन ये ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आइडली आप जो प्लान करें और जो एग्जीक्यूट करें वो दोनों ओवरलैप कर जाएं, अदरवाइज़ गैप हमेशा बना रहता है। तो मॉनिटर करने का मतलब यही है कि आप उसको देखोगे कि जितना भी आपने प्लान किया था वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आप कंपेयर करोगे कि जो आपका एक्चुअली प्लान था और जो आपका अभी रिजल्ट आ रहा है एग्जीक्यूट होने के बाद, और अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो आप वापस से प्लान वाले मेथड पर जाओगे। अगर ओरिजिनलिटी से डिफरेंट होता है तो आप इस पर एक्शन लोगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से टूल हैं जो प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकेस अगर प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूशन के अलावा अगर अलग तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसा हमने प्लान किया था उस तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आप कौन कौन से टूल्स को यूज़ करके प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर, बार चार्ट, ये सारे आपके नेटवर्क प्लानिंग में भी सेम यही टूल यूज़ हो रहे थे जब आपको प्लान करना था या जब शेड्यूल करना था बेसिकली। तो शेड्यूलिंग के लिए भी यही टूल यूज़ हुए थे। कुछ टूल्स आपके कॉमन है जो आपके प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने में भी यूज़ हो रहे हैं, तो मैं दोबारा उसको नहीं पढ़ाऊँगी। जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था वहाँ पर, जो मैंने नहीं बात की हुई थी, जो स्पेशली प्रोजेक्ट कंट्रोल टूल हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको बार चार्ट, माइलस्टोन, लाइन ऑफ बैलेंस या प्रोग्राम प्रोग्रेस चार्ट के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं आपसे अर्नड वैल्यू एनालिसिस एंड क्रिटिकल रेशियो के बारे में बात करूंगी। नेटवर्क प्लान यानी पर्ट एंड सीपीएम भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो चलिए बात करते हैं अर्नड वैल्यू एनालिसिस क्या है। प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम जो होता है इसमें बेसिकली 3 फैक्टर को हमें ध्यान रखना होता है, कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी। कंट्रोल सिस्टम आर डिजाइन टू मॉनिटर बेसिकली 3 मेजर फैक्टर, टाइम, क्वालिटी एंड अ कॉस्ट। सिंस प्रोजेक्ट आर डायनेमिक इन नेचर, प्रोजेक्ट इन डायनेमिक का नेचर का मतलब क्या है कि सपोज आप जो भी ओवरब्रिज बना रहे हैं, आपने सोचा कि 60 डेज़ के अंदर आपका ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। 30 डेज़ काम करने के बाद आपके जो मजदूर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो डेफिनेटली आपका 60 डेज़ में काम नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टैटिक नहीं होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है वो डायनेमिक होता है। प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम मोर सोफिस्टिकेटेड देन कंट्रोल सिस्टम मीन फॉर फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो जो प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना होता है वो आपका ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अर्न वैल्यू एनालिसिस। ये एक ऐसा कंट्रोल टूल है जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेंगे। देखते हैं कैसे। अर्न वैल्यू एनालिसिस प्रोवाइड्स एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय estimating factor like cost variance, schedule variance and cost performance index। नए नए वर्ड्स आपको सुनने को मिले हैं, दैट इज कॉस्ट वेरियंस, शेड्यूल वेरियंस एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि ये क्या है कॉस्ट वेरियंस, शेड्यूल वेरियंस, और इसके थ्रू हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना कैसे सीखेंगे। एक एस कर्व भी है जिसके बारे में आप जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। एस कर्व जैसे आपने टारगेट किया था, आपका प्लान ये था, बट आपका प्रोजेक्ट क्या है, नीचे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसके बीच की जो ये वैल्यू होती है वो कहलाती है स्लिप। यानी प्लानिंग ये थी, एग्जीक्यूट करने पर आपका इतना आया, तो ये जो गैप है ये गैप कम से कम होना चाहिए। तो इट गिव्स विजुअल प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। बाय एनालिसिस ऑफ दिस वी कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई ग्रोथ, स्लिप एक्सेट्रा प्रोजेक्ट। तो ये एक एस कर्व है जो कि आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर ही आता है।
अभी मैं बात कर रही हूँ अर्नड वैल्यू एनालिसिस, जैसा कि मैं आपको डिस्कस करने जा रही थी। इट गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइम, कॉस्ट, वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस। कैसे? इसके लिए आपको 3 पैरामीटर अच्छे से जानने हैं। BCWP, व्हाट इज BCWP? बजट कॉस्ट ऑफ वर्क पैलेस परफॉर्म्ड, इसको हम अर्नड वैल्यू भी बोलते हैं। फुल फॉर्म इज बजट कॉस्ट ऑफ वर्क पैलेस। ACW इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क पैलेस, यानी एक्चुअल कॉस्ट निकालने रहे जो अभी आपके प्रोजेक्ट की आ रही है। BCWS इज बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, यानी प्लान्ड वैल्यूज़। तो इसको मैं आपको समय दे रही हूँ, इसको आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए कि BCWP इज अर्न वैल्यू, ACW इज एक्चुअल। यहाँ से याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ए से ए मैच कर रहा है। BCW, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो आप ये याद रखिएगा BCWS इज शेड्यूल के लिए यूज़ हुआ है, यानी प्लान्ड, ठीक है, जो भी आपका प्लान था। और जबकि BCWP क्या है, जो आपने अर्न किया। अब इसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि हम कैसे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओवर बजट तो नहीं हो रहा है या ओवर एस्टिमेटेड टाइम तो नहीं ले रहा है। आइए देखते हैं कैसे बताएंगे। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? BCWP माइनस ACWP। आपको वैल्यू दी होगी कि CPI क्या होता है? कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं? BCWP डिवाइडेड बाई ACWP। ये बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले हैं जिसको आप विद इन 1 मिनट न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और 2 मार्क्स स्कोर कर लोगे। बहुत ईजी है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। तो CPI हमने कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को कैलकुलेट किया। अगर हमारी कॉस्ट परफॉर्मेंस की वैल्यू, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोजेक्ट इज़ अंडर बजट। यानी हमने जितना भी बजट 250-300 करोड़ डिसाइड किया था तो हमारा जो प्रोजेक्ट है बजट के अंदर जा रहा है। बट इन केस अगर आपकी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा ओवर बजट जा रहा है। तो ये 3-4 पैरामीटर है जिसकी बेसिस पे आप प्रोजेक्ट अंडर बजट है कि ओवर बजट है ये कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल वेरिएंस। शेड्यूल वेरिएंस में क्या होता है? BCWP माइनस BCWS, यानी अर्न वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू, ठीक है। और आप शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स को कैलकुलेट करोगे, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि हमने प्रोजेक्ट अगर सोचा था कि सितंबर तक कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट सितंबर तक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अहेड ऑफ शेड्यूल, मतलब जितना सोचा था उसके अच्छा ही जा रहा है। अगर लेस देन 1 है SPI की वैल्यू तो बिहाइंड द शेड्यूल, अगर हमने सितंबर तक सोचा था तो ऐसा, अगर वो लेस देन 1 है इसका मतलब वो अक्टूबर या नवंबर तक जाएगा, यानी जो भी शेड्यूल हमने किया था उससे वो पीछे चल रहा है। और क्रिटिकल रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान वैल्यू, यानी CPI जो आपने कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट किया था और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्रिटिकल रेशियो आ जाएगा। 2018-19 में सेम इसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की लेंथ लंबी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक कवर करूँगी। और डियर स्टूडेंट, एट लास्ट, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे लगाने से पहले 2 बार सोचिएगा। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, इस टाइम पैसे लगाना आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि सारे मटेरियल आपको ऑफलाइन मिल जा रहे हैं। आप बुकलेट्स मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन आपके पास सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग फ़ीस जमा करने से पहले 2 बार सोचिएगा। अगर आप किसी ऑनलाइन पैरामीटर में भी, यानी कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो आपसे पेड क्लासेस दे रहा है, तो आप 2 बार एटलीस्ट सोचिएगा उस पर पेमेंट करने से पहले, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि 2 घंटे का लेक्चर हो। क्वालिटी कंटेंट का मतलब है विद इन 10 मिनट्स आपको बात समझ में आ जाए, और जो टाइम बच रहा है उसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। थैंक यू।